नमस्कार साथियों, मैं योगेश महरिया महरिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेरे साथियों, हम बात कर रहे हैं महिला एवं बाल अपराध के बारे में और उसी कड़ी में आज की हमारी जो कक्षा है वो चौथी कक्षा है। पहली कक्षा हमने सिलेबस डिस्कस किया था। नंबर 2 में हमने एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा था। नंबर 3 महिलाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के बारे में हमने बात की थी और महिलाओं से संबंधित जो भी हमारे आपराधिक प्रावधान हैं, संसद द्वारा निर्मित अधिनियम है, उनको किस प्रकार से पढ़ना है इसके बारे में जाना था। आज हमारी चौथी कक्षा आपके सामने है और आज हम बात करने वाले हैं उसी कड़ी के अंदर महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित जो हैं भारतीय दंड संहिता की धाराएं। चलिए टू द पॉइंट, एग्जाम के दृष्टिकोण से सभी सवाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। जो भी हमारे नए यूजर हैं उनसे निवेदन है हमारी पिछली कक्षाएं अवश्य देखें। तो चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं। महिला बाल अपराध के अंतर्गत आज का जो हमारा हेडिंग है, महिलाओं के प्रति अपराधों से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो हमारे सामने ये सवाल उत्पन्न होता है कि भारतीय दंड संहिता है क्या, क्योंकि हम किसकी धाराएं पढ़ने वाले हैं, भारतीय दंड संहिता की धाराएं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे लिए जानना जरूरी है कि भारतीय दंड संहिता है क्या, क्योंकि एग्जामिनर कई बार सामान्य रूप से यहां से सवाल बना सकता है और बनाएगा भी सही। तो चलिए सबसे पहले हम इसके बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, भारतीय दंड संहिता जिसको शॉर्ट में आपने सुना होगा कि आईपीसी भी कहते हैं। अब भारतीय दंड संहिता या आईपीसी, तो वो आपसे पूछ लेगा कि आईपीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, आईपीसी अर्थात इंडियन पीनल कोड, ठीक है। अब यहां से अगला सवाल बनता है कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण कब हुआ, यानी कि आईपीसी या भारतीय दंड संहिता का निर्माण 1860 में हुआ था, ठीक है। किसने किया साहब? अगला सवाल क्या बनता है कि साहब किसने किया? तो ये किया था लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। अब सवाल ये बनता है कि साहब क्यों किया, कि भारतीय दंड संहिता का निर्माण करने का कारण क्या था या क्यों किया। देखिए, यदि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध के लिए दंड का निर्धारण करने के लिए भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया था। भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया, ठीक है। देखिए, सबसे पहले भारतीय दंड संहिता अर्थात आईपीसी, जिसको हम इंडियन पीनल कोड के नाम से भी जानते हैं, आईपीसी की फॉर्म इंडियन पीनल कोड, निर्माण कब हुआ? 1860 में। किसने किया? लॉर्ड कैनिंग ने, ठीक है। तो आपके ये सभी सवाल यहां से क्लियर हो गए। अब अगली चीज, क्यों किया गया? यदि किसी व्यक्ति या संस्था के द्वारा कोई भी अपराध किया जाता है तो उस अपराध के लिए दंड का निर्धारण जरूरी है और इसी दंड का निर्धारण करने के लिए भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया गया था।
तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन कई बार जब एग्जामिनर को अभ्यर्थियों को बाहर निकालना होता है तो वह यहाँ से एक सॉलिड प्रश्न बना सकता है। वो सीधा सा यही पूछेगा कि भारतीय दंड संहिता का उद्देश्य क्या है। तो चलिए इसको भी आप लिख लीजिए, क्योंकि एग्जामिनर कई बार इस प्रकार के जो सवाल हैं सारा पढ़ने के बाद में विद्यार्थी से एक छोटी सी चीज पूछ लेते हैं। चलिए उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है अपराध को परिभाषित करना। उद्देश्य क्या है? एक तो अपराध को परिभाषित करना, तथा उस अपराध के लिए दंड का निर्धारण करना। बड़े ध्यान से देखिए यहां पर अपराध को परिभाषित करना। देखिए जब तक ये चीज बताई नहीं जाएगी कि भाई अपराध क्या है, क्योंकि जब भी आप आईपीसी की धाराएं पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले ये चीज बताई गई है कि ऐसा काम करना अपराध है और इसके लिए इस दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो आईपीसी की प्रत्येक धारा यदि हम बात करें, लगभग सभी हम कह सकते हैं सबसे पहले वो अपराध का प्रकार बताती हैं और अपराध का प्रकार बताने के साथ साथ उस अपराध को करने के बाद में यदि आपने वो अपराध किया है, वो कार्य किया है, तो उसके लिए क्या दंड होगा, इसका निर्धारण आईपीसी में किया गया है। तो उम्मीद करता हूं यहां से आपके ये कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धाराओं के बारे में, जो किससे संबंधित होंगी? महिलाओं के प्रति अपराध से संबंधित होंगी। जल्दी कीजिए साथियों। चलिए साथियों, यहां पर एक और चीज आप नोट डालकर लिख लीजिए, क्योंकि हमारा ये क्रैश कोर्स चल रहा है और दिमाग से ये चीज निकल गई। देखिए, लेकिन मुझे वापस याद आ गया कि मैंने एक पॉइंट मिस कर दिया, क्योंकि सबके याद करने का तरीका अलग होता है। मैं पॉइंट्स गिन के रखता हूं कि कितने पॉइंट्स इसके अंदर हैं। चलिए, तो यहां पर हमारा एक और पॉइंट बनता है कि भारतीय दंड संहिता भारतीय सेना पर लागू नहीं होती। ठीक है साथियों, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय सेना में कार्यरत है और वे सभी अपराध करता है जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत बताए गए हैं, यानी कि अपने क्षेत्राधिकार से बाहर निकलकर। मान लीजिए कोई व्यक्ति छुट्टी आया हुआ है और वो वर्तमान में सेना में है और किसी प्रकार का उसने मर्डर कर दिया या कुछ भी ऐसा कार्य कर दिया जो भारतीय दंड संहिता के भारतीय दंड संहिता के अनुसार अपराध है, तो उसे भी उसी प्रकार की सजा का प्रावधान है। सेना का कानून थोड़ा अलग होता है। सेना की यदि हम बात करें तो जब आप सुनते हैं कोर्ट मार्शल किया गया, तो वो भारतीय सेना की जो दंड विधि होती है उसके अनुसार ऐसे कार्य वहां पर जो है सजा के प्रावधान किए जाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा दोनों में हम कहें सिचुएशन के परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग रूप से इसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन हमें यहाँ पर मुख्य रूप से महिलाओं के प्रति पढ़ना है, इसलिए ये चीज अनिवार्य है। चलिए अब आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं, मैं इसको रफ कर देता हूं, भारतीय दंड संहिता की जो धाराएं होंगी उनके बारे में अब हम टू द पॉइंट बात करेंगे। सभी धाराओं को कवर करते हुए जो महिलाएं से संबंधित हैं उनको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे और हम एक सारणी के माध्यम से
उनको पढ़ेंगे, जिससे आपको लंबे समय तक ये सभी धाराएं याद रहने वाली हैं। ठीक है, तो आपको एक सारणी बनानी है। सबसे पहले आपको यहाँ पर हेडिंग डालना है आईपीसी की धाराएं। आईपीसी की धारा, जो भी धारा होगा हम उसको यहाँ लिखेंगे और फिर हम लिखेंगे कि उससे संबंधित जो भी अपराध है वो, और यहाँ पर आपको एक और कॉलम लिखना है जिसको आपको छोड़ना है सजा। ठीक है, यानी कि अपराध के बाद में सजा का कॉलम आपको यहाँ पर रिक्त रखना है, खाली रखना है जब आप नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि जब हम भारतीय संसद के अधिनियम पढ़ेंगे तब इन धाराओं से संबंधित सजा का प्रावधान हम वहाँ मुख्य रूप से पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ पर संबंधित सजा आप आसानी से अपने हिसाब से याद करने के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं सबसे पहले धारा 292। धारा 292 अपराध क्या है? अश्लील पुस्तकों इत्यादि का विक्रय। देखिए धारा 292 इस बात का प्रावधान करती है कि यदि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई भी अश्लील सामग्री हो सकती है, वो पुस्तक हो सकती है जिसमें नारी के ऊपर किसी प्रकार का कोई रेखा चित्र हो सकता है, कोई डायग्राम हो सकता है, किसी प्रकार का हम बात करें पेंटिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी ऐसा अश्लील पुस्तकें इसके अंदर सभी को इत्यादि के रूप में सभी को यहाँ पर परिभाषित किया गया है, उनको बेचना क्या है? अपराध है। ठीक है, अगली धारा है 293, 293। ये कहती है तरुण व्यक्ति को, इस धारा के अंतर्गत प्रावधान किया गया है, तरुण व्यक्ति को अश्लील साहित्य या अश्लील विषय वस्तु भी आप इसे कह सकते हैं, विक्रय करना। यदि आपने किसी भी प्रकार की जो ऊपर अश्लील जो भी हम बात करें साहित्य की बात की है, पुस्तकों की बात की है, वे सभी यदि आपने तरुण व्यक्ति को इस धारा के अंतर्गत हम बात करें 20 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष हो सकता है कि 20 वर्ष तक की आयु का जो भी होगा, यदि उसे आपने किसी भी प्रकार का कोई भी अश्लील साहित्य विक्रय किया है तो ये भी क्या है? एक अपराध है। तरुण व्यक्ति को यहाँ किस स्वरूप में परिभाषित किया गया है? 0 से 20 वर्ष तक। ये यहाँ से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में धारा 294। धारा 294 काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो है अश्लील कार्य करना, कार्य कहो क्रियाएं कहो, ठीक है, अश्लील कार्य करना तथा गाने इत्यादि गाना कहां पर? सार्वजनिक स्थलों पर। सार्वजनिक स्थलों पर या उसके आसपास। साथियों देखिए अश्लील कार्य आप सभी अभी वयस्क हो गए हैं, सभी समझते हैं अश्लील कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, जो भी है। तो अश्लील कार्य करना यानी कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल यानी कि जितने भी पब्लिक प्लेसेस हैं उनकी बात यहाँ की जा रही हैं। आप बस स्टैंड ले सकते हैं, रेलवे स्टेशन ले सकते हैं, रेलवे
रेल के अंदर हो सकता है, आप कहें बस के अंदर हो सकता है, आप कहें सिटी मॉल हो गया, फिल्म थिएटर हो गया, जितने भी हैं, ठीक है, जितने भी आपके पब्लिक प्लेसेस की श्रेणी में जो भी स्थान आते हैं, गार्डन हो गया, तो आप इन सभी पर ना तो कोई अश्लील कार्य कर सकते हैं या क्रियाएं कर सकते हैं, ऐसी कोई हरकत कर सकते हैं, तथा साथ में ऐसा कोई गाना आप नहीं गा सकते और ना ही उसके आसपास के क्षेत्र में ऐसी कोई क्रियाएं आप कर सकते हैं। ये भी भारतीय दंड संहिता की धारा 294 के अंतर्गत दंड का प्रावधान है, ठीक है, इसको अपराध माना गया है। और इसी धारा के अनुसार यदि मैं आपको बात करूं, क्योंकि आपको पता है आपके प्रसिद्ध रैपर जो हैं हनी सिंह क्या करते हैं, गाने गाते हैं, तो उनके किसी गाने के कारण उनको क्या हुई थी, जेल भी हो गई थी, आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे हम बात करते हैं धारा 304 ख, ठीक है, 294 हमारी धारा समाप्त हो चुकी है। धारा 304 ख का संबंध किससे है? तो धारा 304 ख का यदि हम बात करें तो इसका संबंध है दहेज मृत्यु से। किससे संबंध है? दहेज मृत्यु। यानी कि शादी के बाद में किसी महिला को इस प्रकार प्रताड़ित किया जाता है, उसे परेशान किया जाता है, और यदि उसकी किसी प्रकार से मृत्यु हो जाती है उस प्रताड़ना के दौरान या उसे मार दिया जाता है, तो ये क्या होता है, दहेज मृत्यु के अंतर्गत आता है। अर्थात दहेज की मांग स्वरूप में उस स्त्री के साथ इस प्रकार से प्रताड़ना की गई, इतनी यातनाएं दी गई, उसकी मौत हो गई, तो वो क्या होगी, दहेज मृत्यु के अंतर्गत आएगी। जब हम दहेज निषेध अधिनियम पढ़ेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे, और साथ में जब हम बात करेंगे घरेलू हिंसा अधिनियम तब भी हमारे ये चीज़ें बाद में हमें पढ़ने को मिलेगी। अगली हम बात करते हैं धारा 306। धारा 306 कहती है आत्महत्या करना या आत्महत्या का दुष्प्रेरण। अब देखो यहां पर सबसे पहली चीज आत्महत्या करना, यानी कि यदि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, धारा 306 किस बात का प्रावधान करता है, यदि किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और उस ऐसा काम करने के लिए जिस व्यक्ति ने उसे प्रेरित किया था। देखिए यहां पर क्या है, दुष्प्रेरण यानी कि बुरा प्रेरण, यानी कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या करने के लिए उसे क्या किया, प्रेरित किया, तो जिस भी व्यक्ति ने प्रेरित किया उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। अर्थात किसी व्यक्ति ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उसके शब्दों से आहत होकर किसी व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली और ये प्रूफ हो जाता है कि उस व्यक्ति के कारण ऐसा हुआ है, तो संबंधित व्यक्ति जिसके कारण उसने आत्महत्या की है उसको यहाँ पर दंड का प्रावधान किया गया है, उसे भी यह अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के अंतर्गत उसे अपराध माना गया है। चलिए अब हम बात करते हैं धारा 307। धारा 307 प्रावधान करता है हत्या का प्रयास करना। अब ये तो आप आसानी से समझते हैं, किसी भी व्यक्ति की हत्या का प्रयास करना, उसके ऊपर जानलेवा हमला करना। आगे हम बात करते हैं धारा 309। धारा 309 आत्महत्या करने का प्रयास करना। अब देखिए यहां तो व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, लेकिन यहां क्या कर रहा है, प्रयास कर रहा है कि साहब मैं मर जाऊं, और मरने चला भी गया, नहर में कूद भी गया, लेकिन समय रहते उसे बचा लिया गया। उसके बाद में पुलिस की ओर से उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा कि भाई आप मरने क्यों गए थे, आपने आत्महत्या क्यों की, करने का प्रयास क्यों किया। तब ऐसी परिस्थितियों में पुलिस के द्वारा उसके खिलाफ धारा 309 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की जाएगी और जांच की जाएगी, और यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है कि वास्तव में उसने जानबूझ के ऐसा किया, या हो सकता है चलते हुए नहर में गिर भी तो गया हो, ठीक है, तो
यदि उसने वास्तव में ऐसा किया है तो उसके खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज होगा और न्यायालय द्वारा उसे दंड दिया जाएगा धारा 309 के अंतर्गत। तो वो उम्मीद करता हूं साथियों यहां से आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अब कुछ साथियों के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है कि सर यहां पर महिलाओं का नाम तो कहीं आया ही नहीं। देखिए ये तीनों धाराएं महिलाओं से संबंधित हैं मुख्य रूप से इन, और ये भी आपकी है। साथ में ये तीनों अभी वर्तमान में चर्चा का विषय हैं और ये भी तीनों महिलाओं से संबंधित हैं। देखो महिला ने यदि आत्महत्या की, अब हो सकता है कि उसने दहेज से परेशान होकर की हो, ठीक है, उसे किसी ने प्रेरित किया हो, या उसकी हत्या करने का प्रयास किया गया हो, या उसने आत्महत्या का प्रयास किया हो। तो ये सभी, और वर्तमान में आपको पता है आत्महत्या, अभी आप सभी टीवी चैनल्स देख रहे हैं, ये तीनों धाराएं काफ़ी अधिक चर्चा में हैं, ठीक है। तो यहाँ से सवाल बनना लाजमी है। आप इसे इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर याद रखना है ये धारा सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है जो आपसे पूछी जाएगी एग्जाम में। चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे की धाराओं के बारे में हम बात करते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो साथियों हमने अभी आईपीसी की धाराओं के बारे में बात की। अब मुझे एक बात याद आई, कल हमने जब तीसरी कक्षा पढ़ी थी तो उसमें मैंने भारतीय दंड संहिता के सामने 1860 के बजाय गलती से 1960 लिख दिया था। तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लिखना तो 1860 ही था लेकिन वो क्या होता है ना, कई बार बोलने में और लिखने में सामंजस्य गलत हो जाता है, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए अब हम बात करेंगे गर्भपात कारित करवाना किस धारा के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। स्त्री की गर्भपात के दौरान मृत्यु, या हम बात करें बिना स्त्री की सहमति के गर्भपात करवाना, नवजात को जन्म लेने से रोकना, जन्म लेने के बाद नवजात को हम बात कहें मारने का प्रयास करना। तो इन सभी के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। तो धारा 312, सबसे पहले गर्भपात कारित करवाना, यानी कि गर्भपात करवाना, ठीक है, एक अपराध है। यदि आपने बिना किसी कारण के, देखिए जब हम भारतीय संसद द्वारा निर्मित कानून पढ़ेंगे इस संदर्भ में, तो वहां पर व्याख्या की गई है कि किस परिस्थिति में गर्भपात करवाया जा सकता है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में जब कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, और फिर भी यदि कोई गर्भपात करवाता है तो ये क्या है, गर्भपात करवाना दंडनीय अपराध है। अगली चीज, अगला जो धारा 313 है ये कहती है बिना स्त्री की अनुमति के, बिना स्त्री की अनुमति के गर्भपात करवाना। यदि उस महिला की अनुमति के बिना आपने उसका गर्भपात करवा दिया तो ये भी क्या है, धारा 313 के अंतर्गत क्या है, दंडनीय अपराध है। अब धारा 314, यदि हम बात करें गर्भपात के दौरान स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो क्या है, दंड का प्रावधान किया गया है। अब आगे हम बात करते हैं धारा 315। धारा 315 क्या बात कहती है, किसी नवजात को
जन्म लेने से रोकना। ठीक है। अब धारा 316, किसी नवजात की जन्म लेने के बाद हत्या करना। ठीक है। देखिए सभी धाराएं मैं एक साथ समझा दूंगा। अभी आप धारा 315 किसी नवजात को जन्म लेने से रोकना, धारा 316 हम बात करें किसी नवजात को किसी नवजात की जन्म लेने के बाद हत्या करना। ठीक है। इसके बाद में धारा 317, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। 0 से 12 वर्ष तक के बच्चे को घर से निष्कासित करना। माता पिता, अभिभावक, जो भी आप कहें, उसके द्वारा यह कार्य किया जा सकता है। अब हम बात करें सबसे अंतिम धारा 318, इसके अंतर्गत मृत नवजात को अपने पास रखना। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे पहले तो आपको ये सारी धाराएं याद होनी चाहिए। तो याद मैं आपको एक ही लाइन में सारी धाराएं अभी करवा दूंगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया गर्भपात करवाना। ठीक है। यदि असामान्य परिस्थितियों में आपने गर्भपात करवाया है तो अपराध नहीं है, लेकिन यदि आपने सामान्य परिस्थितियों में गर्भपात करवाया है तो यहां पर दंड का प्रावधान है। बिना स्त्री की अनुमति के गर्भपात करवाना भी क्या है, दंडनीय अपराध है। गर्भपात के दौरान यदि स्त्री की मृत्यु हो जाती है तो भी क्या होगा, दंडनीय अपराध। देखिए बिना किसी चिकित्सक की सलाह के, जो इस कार्य के लिए प्राधिकृत किया गया है, उसकी सलाह के ऐसा कार्य करना दंडनीय अपराध है। दूसरी चीज, इसमें स्त्री की जान भी जा सकती है और ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा मातृत्व लाभ उसे प्राप्त ना हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको बड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है और इसी कारण हमारे सिलेबस में इन्हें जोड़ा गया है। चलिए आगे हम बात करते हैं। धारा 315 प्रावधान करती है किसी नवजात को जन्म लेने से रोकना। ठीक है। यदि किसी हम कहें डॉक्टर के द्वारा भी ऐसा कह सकता है या परिजनों के द्वारा भी ऐसा कह सकता है कि भाई किसी नवजात को जन्म लेने से रोक दिया जाए, तो क्या होता है, ये भी क्या है, दंडनीय अपराध है। अक्सर ऐसा कब किया जाता है कि जब मालूम पड़ जाता है, लोग लिंग परीक्षण करवा लेते हैं और उन्हें मालूम पड़ता है कि जो है स्त्री जो है महिला के गर्भ में जो है बच्ची है, तो कुछ लोग इस प्रकार का कार्य करते हैं। तो इसी कारण ये जो हम कहें दंड संहिता की धाराएं जोड़ी गई हैं। किसी नवजात की जन्म लेने के बाद हत्या करना। ठीक है। जन्म लेने के बाद किसी नवजात की हत्या करना, यानी कि उसने जन्म ले लिया, अब मालूम पड़ गया कि साहब ये बच्ची है, तो उसको क्या करते थे, पुराने जमाने में कई बार क्या होता था, उसे मार दिया जाता था बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो ये भी क्या है, दंडनीय अपराध है। अब 0 से 12 वर्ष तक के बच्चे को घर से निष्कासित करना। देखिए माता पिता अभिभावक कोई भी हो जो उसके संरक्षक की श्रेणी में है, यानी कि इस बच्चे का जो भी संरक्षक है उसके द्वारा ऐसा किया गया है और 12 वर्ष तक के बच्चे को घर से निष्कासित कर दिया, तो ये क्या होगा, दंडनीय अपराध है। ठीक है। मृत नवजात को अपने पास रखना भी क्या है, अपराध है। यानी कि यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो मातृत्व मोह कई बार इतना होता है कि बच्चे को ले जाने नहीं दिया जाता है, या हम कहें कुछ लोग जादू टोना वगैरह ये सारी चीज़ें करते हैं कुछ दिनों तक, जिससे बीमारी फैलने की आशंका रहती है, बीमार होने की आशंका रहती है। तो इन सभी जो है चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम बात करें, मृत नवजात को अपने पास से रखने भी क्या किया गया, दंडनीय अपराध किया गया। अच्छा, इनको याद कैसे करना, देखो सबसे पहले क्या करवाया, गर्भपात करवाया। याद रखना, देखो गर्भपात करवाया, नहीं हुआ तो हमने गर्भपात करवाया, फिर हमने क्या किया, स्त्री की बिना अनुमति के गर्भपात करवाया। साहब देखो ये याद करने के परिदृश्य से बता रहा हूं, आप इसको अन्यथा नहीं ले। ठीक है। बिना स्त्री की अनुमति के क्या किया, गर्भपात करवाया, और ऐसा किया तो क्या हो गया, स्त्री की मृत्यु हो गई।
ठीक है। जब मृत्यु हो गई तो उस समय क्या हुआ कि जो है नवजात, जो संबंधित नवजात था, वो क्या किया, हमने उसको जन्म लेने से क्या कर दिया, रोक दिया। क्या कर दिया, देखो सबसे पहले हमने गर्भपात करवाया लेकिन नहीं हुआ, तो हमने क्या किया, फिर बिना स्त्री की अनुमति के क्या करवा दिया, गर्भपात करवा दिया। इससे स्त्री की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने से नवजात ने क्या क्या कर दिया, हमने उसको जन्म लेने से हमने रोक दिया, लेकिन फिर भी जन्म नवजात का क्या हो गया, जन्म हो गया। तो उसके बाद क्या कर दी, हत्या कर दी। और हत्या कर दी लेकिन फिर भी वो बच गया, बाय द वे। तो उसको क्या किया, घर से निष्कासित कर दिया। और निष्कासित करने के बाद में वो व्यक्ति स्वतः ही अपने आप दुख में मर गया। तो मृत नवजात को आप अपने पास नहीं रख सकते। ये हम स्टूडेंट्स के लिए ट्रिक है, इसको आप ऐसे कंसेप्ट से लगातार 2-3 बार दोहराएंगे कि गर्भपात कारित किया, बिना स्त्री के गर्भपात करवाया, ठीक है, और बिना स्त्री गर्भपात अनुमति करवाया तो स्त्री की मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में हमने नवजात को जन्म लेने से रोक दिया, और जब नवजात को जन्म लेने से हमने रोका, फिर भी नवजात जन्म ले लिया, तो हमने उसकी हत्या करने का प्रयास किया। और यदि ऐसा फिर हमने किया तो फिर भी वो नहीं, उसकी हत्या हुई, बच गया, तो हमने क्या किया, घर से निष्कासित कर दिया। ये याद रखने के परिदृश्य से है, इसे आप अन्यथा ना लें, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए नंबर महत्वपूर्ण हैं और वहाँ से हम किस तरीके से नंबर बटोर सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तो चलिए, आपको उम्मीद करता हूँ ये सभी धाराएं याद हो गई होगी, तो आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आगे की धाराओं के बारे में हम बात करते हैं साथियों। चलिए साथियों, हम इन धाराओं को जो है 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। अभी तक हम इन्हीं धाराओं की बात करेंगे। जो अगली धाराएं हैं 354 से लेकर हम आगे धारा 509 तक हम बात करने वाले हैं। तो इन सभी धाराओं को हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी से विदा लेना चाहता हूं, लेकिन आप सभी जो हमारे YouTube चैनल पर नए साथी हैं उन सभी से निवेदन है कि आप हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें, जिससे जैसे ही हमारी कक्षाएं अपलोड होंगी आपको नोटिफिकेशन की जानकारी मिल जाएगी। साथ में आप हमारी अन्य विषयों से संबंधित कक्षाएं भी ले सकते हैं। राजस्थान हिस्ट्री के लिए भी हमारे यहाँ कक्षाएं अवेलेबल हैं, जो आपके लिए राजस्थान पुलिस विशेष के रूप में जारी हैं। साथ में महिला बाल अपराध और हम बात करें भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, इन सभी की कक्षाएं अवेलेबल हैं। तो आप सभी कक्षाएं डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं, और अधिक से अधिक लोगों तक आप इन्हें शेयर करें, जिससे सभी को इसका लाभ मिल सके। चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगली कक्षा में पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।